पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस एग्ज़ाम जो सोल्व पेपर सेशन 4th, इससे पहले 3 वीडियो जो है वो डाल चुका हूँ मैं, जो अपन उसके लिए अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन विथ आंसर और रैशनल के साथ में, ठीक है ना। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन 4th लेके आए हैं, जिसमें अपन 20 क्वेश्चन, वही अपना पहले वाला जो क्राइटेरिया वो रहेगा। आज क्वेश्चन जो है 61 से लगा के 80 तक, है ना, 20 क्वेश्चन लेके आए। तो आप सभी का दिल से स्वागत, और इसी तरह आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और लास्ट एंड तक अपन ने आप क्वेश्चन जरूर देखें, आंसर जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो फिर चलते अपन क्लास की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 61। ए क्लाइंट हैज़ बीन रिसीविंग साइनोकोबाल्मिन इंजेक्शन फॉर द पास्ट 6 weeks. Which laboratory finding indicates that the medication is having the desired effect? Option A, neutrophils count of 60%. Option B, basophils count of 0.5%. Option C, monocyte count of 2%. या ऑप्शन डी, रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ 1%। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे मोस्ट अपना यही है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अपन वापस पढ़ते एक बार। ए क्लाइंट हैज़ बीन रिसीविंग साइनोकोबाल्मिन इंजेक्शन फॉर द पास्ट 6 weeks। मतलब एक ऐसा पेशेंट है जो पिछले 6 महीनों से साइनोकोबाल्मिन जो मतलब बी कॉम्प्लेक्स B12 का इंजेक्शन है वो ले रहा है पेशेंट। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द मेडिकेशन इज हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट। तो मतलब इन जो 4 ऑप्शंस है उनमें से ऐसा कौन सा जो मतलब ऑप्शन राइट है अपना, जिसमें ये डिसाइड करता है कि ये जो अपने साइनोकोबाल्मिन इंजेक्शन जो ले रहा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन सा लेबोरेटरी जो फाइंडिंग है, मतलब कौन सा टेस्ट है जो अपन करवाए तो उससे पता चलेगा कि जो साइनोकोबाल्मिन जो इंजेक्शन ले रहा है पेशेंट पिछले 6 महीनों से वो बॉडी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो पर्पज़ जो साइनोकोबाल्मिन का था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा पेशेंट के इफेक्ट में, है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और रेटिकुलोसाइट में डी ऑप्शन, रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ 1%। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि न्यूट्रोफिल्स काउंट है और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये WBC में आते हैं। ये WBC में आते हैं जो साइनोकोबाल्मिन जो इंजेक्शन देते हैं उससे कोई रिलेटेड नहीं है। और रेटिकुलोसाइट जो काउंट है, साइट जो काउंट है, ये क्या है आपको पता है? पर्सिनिस एनीमिया में देते हैं। जो पर्सिनिस एनीमिया जिसको है, विटामिन B12 की जिसको कमी होती है, उसको साइनोकोबाल्मिन इंजेक्शन देते हैं। पर्निशियस एनीमिया, थोड़ा जुकाम हो रखा है, ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। पर्सिनिस एनीमिया, है ना, ये उसमें देते हैं। और रेटिकुलो जो साइट है, ये क्या है? रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो क्या है? ये इमेच्योर RBC है। क्या है? रेटिकुलोसाइट काउंट जो क्या है? इमेच्योर RBC। जो कहाँ पे इसका होता है? बोन मेरो में। रेटिकुलोसाइट जो है वो इमेच्योर RBC कह सकते हो आप, है ना, जो बोन मेरो में उसका प्रोडक्शन होता है और वहीं पे मैच्योर होती है ना। और
ये आरबीसी प्रोडक्शन कर रही है तो बोन मेरो में करती है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 62 कह सकते हैं अपन। The physician has ordered a culture for the client with suspected gonorrhea. The nurse should obtain a culture of option A blood, option B nasopharyngeal secretions, option C stool या ऑप्शन डी जेनेटल सिक्रेशंस। अब वापस पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ए कल्चर फॉर द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड गोनोरिया, मतलब एक सस्पेक्टेड है कि उसको गोनोरिया है कि नहीं है ना, उसको एसटीडी है कि नहीं, उसको गोनोरिया है कि नहीं है। तो सस्पेक्टेड मतलब प्रोविजनल डायग्नोसिस है, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए गोनोरिया है कि नहीं है। तो द नर्स शुड ऑब्टेन ए कल्चर ऑफ, तो नर्स को मतलब नर्स जो है वो ऑब्टेन करेगी कल्चर, तो किससे करेगी, गोनोरिया कंफर्मेशन डायग्नोस के लिए ब्लड के लिए ब्लड का सैंपल कल्चर लेगी, या नेजोफेरिंजियल सिक्रेशंस है उसका कल्चर लेगी, स्टूल का कल्चर लेगी, या जेनेटल सिक्रेशंस का कल्चर लेगी। तो 62 में अपना ऑप्शन राइट क्या होगा इन चारों में से, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, जेनेटल सिक्रेशंस। क्योंकि कल्चर ऑफ गोनोरिया में क्या होता है कि जो सैंपल है वो टेकन फ्रॉम जेनेटल सिक्रेशंस, क्योंकि ब्लड से कोई मतलब नहीं है, नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन से कोई मतलब नहीं है, स्टूल से, स्टूल का जो कल्चर है उससे भी कोई मीनिंग नहीं बनता। तो ए बी सी है जो रॉन्ग आंसर है, आंसर डी इज राइट आंसर। जेनेटल सिक्रेशन से सिक्रेशन जो कल्चर लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई उसको कंफर्मेशन डायग्नोस होगा कि पेशेंट को है कि नहीं है। 63 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैज़ हैड ए हेमरेक्टोमी, है ना। ऑप्शन ए हाई फाइबर्स, ऑप्शन बी लैक्टोज फ्री, ऑप्शन सी ब्लेंड, या ऑप्शन डी क्लियर लिक्विड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैज़ ए हेमरेक्टोमी, मतलब एक ऐसा पेशेंट है जिसको हेमरेक्टोमी हो रखी है, हेमरेट्स रिमूव किया है उसके, है ना, हेमरेक्टोमी उसकी हो रखी है और पोस्ट ऑपरेटिव में चल रहा है पेशेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगी पेशेंट की डाइट रहेगी तो क्या रहेगी, जस्ट सर्जरी के बाद में, है ना। तो इसमें देखा जाए तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर क्या रहेगा अपना डी। अब राइट आंसर डी क्यों रहेगा, क्योंकि अपन एक्चुअली में क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड क्यों देते हैं पेशेंट को, क्योंकि क्लियर लिक्विड डाइट फॉर द पेशेंट पोस्ट सर्जरी, जो पोस्ट सर्जरी जो पेशेंट होता है सबसे पहले उसको क्लियर लिक्विड देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट बार उसको क्लियर लिक्विड देंगे, उसके बाद में अपन कुछ गैप के बाद में अपन रेगुलर डाइट देंगे, रेगुलर डाइट देंगे जिसमें स्टूल सॉफ्टनर भी होगा, है ना, जो ताकि वो उसको हेमरेक्टोमी हो रखी है और कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा बचा रहे, है ना। तो क्लियर लिक्विड, उसके बाद रेगुलर डाइट देंगे जिसमें स्टूल सॉफ्टनर भी देंगे, उसके बाद में अपन लेटर स्टेज में अपन क्या देंगे उसको, हाई फाइबर डाइट, उसके बाद में अपन हाई फाइबर डाइट दे देंगे। लेकिन अभी हाई फाइबर डाइट लिखा हुआ था लेकिन अपन लेटर देंगे, पहले नहीं देंगे, है ना। तो हाई फाइबर, लैक्टोज फ्री, ब्लेंड, इससे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए अपन आगे 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट्स रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सर्जरी, द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू असेस पेन इज टू, ऑप्शन ए टेक द ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेटर टेम्परेचर, या बी ask the client to rate his pain on a scale of 0 to 5,
या ऑप्शन सी वॉच द क्लाइंट्स फेशियल एक्सप्रेशन, या ऑप्शन डी आस्क द क्लाइंट इफ ही इज इन पेन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सर्जरी, मतलब एक ऐसा पेशेंट है जो जस्ट सर्जरी के बाद में आया है ना, सर्जरी मतलब हो गई उसकी पेशेंट की और वो पेशेंट आया है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर कह दो आप, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड कह दो, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आईसीयू कह दो, है ना। द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू असेस पेन, है ना। एक्सक्यूज मी 2 मिनट, फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। द नर्स इज असेसिंग, तो इसमें क्या होगा कि द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी, द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू असेस पेन। तो मतलब सर्जरी से पेशेंट जस्ट आया है, तो बेस्ट वे क्या होगा उसका, पेन का जो मेजर करना है, तो उसमें क्या आएगा, डी में क्या आएगा आंसर, बी इज राइट आंसर। आस्क द क्लाइंट टू रेट हिज पेन on a scale of 0 to 5, ask the client to rate his pain on 0 to, क्यों क्या होता है एक्चुअली में कि कोई भी पेशेंट आए है ना सर्जरी से, तो बेस्ट वे है वो क्या है, एक पेन स्केल होती है, एक पेन स्केल होती है जिसमें जैसे ये हो गया, एक तो हो गया बिल्कुल खुश, ये है ना, एक हो गया, इसमें अपन क्या जीरो उसको स्कोर देते हैं अपन, एक हो गया, उसको पेशेंट को समझाते हैं अपन, समझाते ये है कि देखो भैया ऐसी बात है कि जैसे जीरो नंबर है, मैं बताऊँगा अभी आपको स्केल, जीरो नंबर जो है वो उसको पेशेंट को बताना है कि जीरो जो है वो समझो कि आप बिल्कुल ही कम से कम पेन नहीं के बराबर हो रहा है तो उसको जीरो नंबर देना आप, एक हो रहा है मतलब थोड़ा सा पेन हुए, आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है तो एक नंबर देना, आपको लगेगा नहीं कि मैं सहन तो कर सकता हूँ लेकिन अभी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको 3 नंबर देना, आपको लगेगा नहीं मेरे को सहन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको 4 नंबर देना, और 5 में ये आएगा कि मेरी तो हालत अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि मैं सहन क्या करूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, आपको ऐसा लग रहा है तो उसको 5 नंबर देना। अब आप बताओ कि आप 0 से लगा के 5 के बीच में कितना स्कोर आप दोगे, तो वो उसको समझा दिया होता है तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि वो कहेगा कि नहीं मेरे को तो पेन इतना तो नहीं हो रहा, लेकिन दो आपने जो बताया उसमें 2 स्कोर तक पेन हो रहा है, मतलब वो ठीक है नॉर्मली, तो उससे एक अपना एक्सप्रेशन पता चल जाता है। और इसमें क्या होता है कि ऑप्शन ए में टेक द, इसमें जैसा लिखा हुआ है कि टेक द ब्लड प्रेशर पल्स एंड टेम्परेचर, तो ये असेस करने का वो नहीं है, क्यों इसे एसेस इसलिए नहीं होगा, बेस्ट वे इसलिए नहीं है ये एसेस पेन एसेस के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है जैसे पेशेंट शॉक में है, हाइपरवॉलीमिया हाइपोवॉलीमिया हो या और कोई प्रॉब्लम है, उसको पल्स घबराहट की वजह से बढ़ सकती है, या सेप्टिक शॉक कोई भी शॉक हो तो उसमें भी बढ़ सकती है, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो सकता है, कोई और भी वजह हो सकती है, एक पेन की वजह से ये नहीं बढ़ता, तो अगर ये ऊपर नीचे होगा तो वेरिएशन होगा तो भी अपन को पता नहीं चल पाएगा। ऑप्शन सी जैसे वॉच द क्लाइंट फेशियल एक्सप्रेशन कोई भी क्लाइंट कैसे पेशेंट जो है वो कैसा भी दे सकता है, तो इसमें भी वो नहीं है। और आस्क द क्लाइंट इफ़ ही इज़ इन पेन, तो वो बता नहीं पाएगा कि मैं पेन में तो लेकिन कितना हो, तो उससे पता नहीं चल पाएगा, है ना। ये है, अपन आगे चले। अब अपन करते हैं आगे चलते हैं 65। The client is admitted with the chronic obstructive pulmonary disease COPD, पेशेंट को है ना, भर्ती हुआ है पेशेंट, ब्लड गैसेस रिवल pH 7.36, PCO2 45, PO2 उसका है, PaO2 है उसका 84, बाइकार्ब है उसका 28। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट टू बी इन, अब अपन को ये पैरामीटर्स दे दिए कि उसका pH इतना है, PCO2 इतना है, PaO2 इतना है, सोडा बाइकार्ब उसका इतना, तो अब पेशेंट को क्या है, जैसे मैंने ABG में पढ़ाया था
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है कि ABG जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस का। उसमें कंपनसेट जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया इसने कि ऑप्शन ए अनकम्पनसेट एसिडोसिस है उसको, या ऑप्शन बी कंपनसेट एल्कोलिसिस है उसको, या कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि पीएच जो है नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7.45 है ना। लिखते जाना आपने, मैं वापस मिटाता जाऊँगा इसको। अब PCO2 है, PCO2 कितना है नॉर्मल 35 टू 45 रहेगा, है ना। ये दो हो गए। उसके बाद में अपन पीएच हो गए, PCO2 हो गए, फिर अपन लेते हैं SCO3। यस, SCO3 ये नॉर्मल होता है 22 टू 26, कहीं कहीं 27 पे दिया हुआ पैरामीटर है ना। SCO3 सोडा बाइकार्ब 22 से 26 नॉर्मल रहता है। और इसमें और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है O2 84 इज बिलो नॉर्मल लेवल से कम है ना। ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम है, तो मतलब बिलो से कम है, 84 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि मैंने इसमें पूरा ABG देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे pH है वो नॉर्मल से कम ही है थोड़ा, है ना। PCO2 है वो 45 थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, O2 नॉर्मल है थोड़ा सा कम है, 84 है मतलब कम तो है ही है। सोडा बाइकार्ब स्लाइटली है जो वो कम है, 26 तक नॉर्मल है, मैक्सिमम है थोड़ा सा कम है। तो इसमें देखो पीएच कम है मतलब एसिडोसिस, PCO2 बढ़ा हुआ है मतलब रेस्पिरेटरी, क्योंकि रॉ में एक मैं बताया था रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, पीएच के इक्वल होना चाहिए। रेस्पिरेटरी हमेशा जो है ऑपोजिट रहेगा किसके, पीएच के, है ना। और मेटाबॉलिक रहेगा हमेशा जो है वो पीएच के इक्वल रहेगा। मतलब अगर पीएच बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक क्या है सोडा बाइकार्ब, तो ये भी बढ़ेगा इस तरीके से। तो इसमें कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जो आंसर राइट है ना। अब मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा कि ये आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, विस्तार से दिया हुआ है उसमें। अब अपन चलते हैं 64। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड सोडियम वॉरफेरिन फॉर द क्लाइंट with thrombophlebitis. The order should be entered to administer the medication at 9 मतलब सुबह मॉर्निंग में देनी है, 12 बजे आफ्टरनून देनी है, 17 मतलब 5 बजे शाम को देनी है, रात को 9 बजे इवनिंग में देनी है। ऐसा टाइम दिया हुआ है। 8 का मेडिकेशन 8 लिखा हुआ ना लास्ट में क्वेश्चन में। मेडिकेशन 8 का मतलब ये होता है कि कब देनी है उसको। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें C। क्यों? क्योंकि अपन ज़्यादातर इवनिंग में देते हैं। इवनिंग में देने का रीज़न ये है, वॉरफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। वॉरफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। और एंटीकोगुलेंट क्या है, मतलब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है उस पेशेंट को, तो अपन दे रहे उसको वॉरफेरिन। अब ये लेट आफ्टरनून मतलब शाम को देने का मतलब ये मीनिंग ये है कि देख द INR, जो INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज जो रेशो जिसको अपन कहते हैं PTINR कहते हैं अपन। तो PTINR जो टेस्ट रिजल्ट विल बी बैक इन टाइम टू चेंज, है ना। मतलब अभी अगर अपन शाम को देते हैं उसको वॉरफेरिन, तो सुबह तक उसका क्या है जो वापस नॉर्मल हो गया है। मतलब एक इफेक्टिव कितनी है वॉरफेरिन, अगर सुबह मॉर्निंग में अगर उसका टेस्ट भी करवाएगा ना, तो प्रॉपर उसका टेस्ट जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट आएगा, है ना। इसलिए देते हैं अपन। चलते हैं 67 की तरफ।
A 25 years old male is brought to the emergency room with a piece of metal in his eye. The first action the nurse should take is option A, use a magnet to remove the object. Option B, rinse the eye thoroughly with saline, मतलब जो नॉर्मल saline होता है 0.9% वो, या कवर बोथ आई विथ पेपर कप्स, या कवर करेगा, या पेच द अफेक्टेड आई, मतलब या पेच लगेगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर कवर द बोथ आई विथ पेपर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि देखो साफ कह रहा है कवर बोथ आई विथ पेपर, इसमें प्रायोरिटी वाइज बेस क्वेश्चन है कि यूज ए मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपन इमरजेंसी में तो आ गया पेशेंट, लेकिन अगर अपन रिमूव के लिए करेंगे, है ना, तो मे ट्रॉमा कर सकता है पेशेंट को, मैग्नेट यूज करेगी, पता नहीं अंदर क्या कील वील हो या कहीं लगी हुई हो, तो जब तक डॉक्टर्स नहीं है तब तक अपन उसको मैग्नेट वगैरह नहीं यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ट्रॉमा ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। राइंस द आई थ्रोली विथ स्लाइन, ये भी अपन को नहीं करना है ना, डॉक्टर से एक बार उनको अटेंड करेगी पेशेंट को। कवर बोथ आई आप ये कर सकते हो, कवर बोथ आई विथ पेपर कप्स, है ना, दोनों पेपर जो लेके अच्छे से एक बार कवर कर सकते हो, ताकि क्या जो मूवमेंट नहीं होगा, आई बॉल का मूवमेंट नहीं होगा तो और ज़्यादा इंजरी नहीं होगी उसको। और पेच तो लगाना ही नहीं है, चिपकाना तो है ही नहीं है कुछ भी, है ना, पेच वेच। चलते हैं 68 की तरफ। द क्लाइंट विथ सिरोसिस इज scheduled for a paracentesis. Which instruction should be given to the client before the exam? The client with cirrhosis to schedule a paracentesis. Which instruction should be given to the client before the exam? एक पेशेंट है जो उसको प्लान कर रहे हैं पैरासेंटेसिस का, है ना, सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है, उसको पैरासेंटेसिस के लिए प्लान कर रहे हैं पेशेंट के, तो which instruction should be given to the client before the exam? तो उसको पेशेंट को क्या जो है इंस्ट्रक्शन देंगे पैरासेंटेसिस जो प्रोसीजर करने से पहले नर्स, कि भाई आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें बताया हुआ ऑप्शन में। ऑप्शन ए, यू विल नीड टू ले फ्लैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, या बी, यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। ऑप्शन सी, you will be asleep during the procedure, या the doctor will inject a medication to treat your illness during the procedure। अब इसमें देखने वाली बात ये है, राइट आंसर क्या रहेगा अपना? राइट आंसर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर क्यों है कि सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस होता है लीवर ऑफ सिरोसिस, लीवर का जो एक तरह से फाइब्रोसिस हो गया है ना, श्रिंक हो जाता है लीवर, तो उसको कहते हैं अपन सिरोसिस। अब उसकी वजह से उसको पैरासेंटेसिस है, और पैरासेंटेसिस क्या होता है? पैरासेंटेसिस सेंटासिस लगा हुआ, देखो ये सेंटासिस का मतलब ये है सर्जिकल पंचर, मतलब कोई भी चीज़ पंचर करना, सर्जिकल पंचर करना, एस्पिरेट करना। तो पैरा मतलब पेरिटोनियल कैविटी से, है ना, पेरिटोनियल कैविटी से पैरासेंटेसिस, एब्डोमिनल जो होती है ना। एक होता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, उसमें क्या करते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस में, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल स्पेस से जो फ्लूइड निकालते हैं। तो एक और होता है जो एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको टेस्ट करने के लिए अपन निकालते हैं, है ना। ये कुछ वर्ड है जो अलग अलग। तो अपन पढ़ रहे हैं पैरासेंटेसिस, तो पैरासेंटेसिस क्या होता है? रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल, जो कैविटी होती है उससे फ्लूइड को रिमूव करना होता है ना। एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट में, फ्लूइड रिमूव करना है, तो उससे पहले क्या करेंगे अपन, उसको ब्लैडर है वो एम्प्टी करने के लिए बोलेंगे प्रोसीजर से पहले, मतलब कि भाई यूरिन करके आओ, ब्लैडर अपना खाली करके आओ। क्यों? क्योंकि जब अपन पैरासेंटेसिस में उसके प्रोसीजर में अपन उसको क्या करते हैं, पंचर करेंगे, है ना, नीडल पंचर करेंगे, तभी तो फ्लूइड निकलेगा बाहर। नीडल इंसर्ट करेगा तो ब्लैडर को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, रप्चर नहीं हो जाए कहीं से। इसलिए अपन क्या कहते हैं
कि पहले ब्लैडर खाली करोगे, ब्लैडर खाली होगा तो यूरिन नहीं लेगा तो वो थोड़ा वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, ब्लैडर छोटा हो जाएगा, फिर अपन वो आराम से कर सकते हैं, है ना। उसका मतलब हाई रिस्क में नहीं आएगा वो। फिर यू विल नीड टू ले फ्लैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो ये वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। ले फ्लैट ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई मतलब नहीं है। तो इंस्ट्रक्ट अपन को इसलिए करना है, यू विल बी स्लीप ड्यूरिंग द, पेशेंट जाग भी सकता है। द डॉक्टर विल इंजेक्ट मेडिकेशन, मेडिकेशन कभी देते ही नहीं है, है ना, पैरासेंटेशन में एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड का। चलिए अपन आगे 69। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए टेंसिलॉन टेस्ट टू चेक द माइस्थीनिया ग्रेविस, विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। एट्रोपिन सल्फेट, फ्रुसेमाइड, प्रोस्टाग्मीन और प्रोमिथाजिन। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है, सबसे पहले टेंसिलॉन टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले ये टेंसिलॉन टेस्ट होता क्या है ये देखना पड़ेगा। ये क्या है, टेंसिलॉन टेस्ट इसलिए करते हैं अगर कोई पेशेंट जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस में है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि वो स्केलेटल जो मसल्स है उसकी वीकनेस हो जाना, है ना। न्यूरोमस्कुलर जो कंडीशन होती है, डिसऑर्डर कह सकते हैं अपन, तो न्यूरोमस्कुलर जो डिसऑर्डर होता है, स्केलेटल मसल्स जो है वो वीकनेस हो जाती है। तो वीकनेस की वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस में वो डायग्नोसिस करते हैं टेंसिलॉन, है ना। टेंसिलॉन जो इंजेक्शन होता है वो देते हैं और उसका पता करते हैं कि स्केलेटल मसल्स है वीकनेस कितनी है, वास्तव में माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से या और कोई वजह है। तो अपन उसको एंड्रोफोनियम भी कहते हैं टेंसिलॉन को, एंड्रोफोनियम PHENDROPHONIUM NIUM। ओके। तो कई बार क्या होता है कि ये टेंसिलॉन इंजेक्शन देते हैं, है ना, तो इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। याद रखना इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। क्या है, एट्रोपिन। और फ्रूसेमाइड क्या है, डायूरेटिक हो गया, है ना। और प्रोस्टाग्मीन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में देते हैं अपन, है ना। और प्रोमिथाजिन क्या है, एंटी एमेटिक कह सकते हो इसको, एंटी एंजाइटिक है वो कह सकते हो। चलिए आगे, विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव। याद रखना इनमें लिस्ट है। Which laboratory test would be the least effective in making the diagnosis of myocardial infarction। अब आपको ये तो पता ही है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। अब लीस्ट इफेक्टिव, है ना, तो AST, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, CPK-MB और मायोग्लोबिन। विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव। लीस्ट इफेक्टिव मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट जो कम से कम, बिल्कुल कम असर करता हो, मतलब उसमें पता है लिस्ट, एक तो मोस्ट होता है एक लिस्ट होता है। लीस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, तो डायग्नोसिस के लिए कौन सा ऐसा है जो मतलब बिल्कुल न के बराबर काम आता है, या नहीं भी करवाओगे तो भी चलेगा। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, इसमें ऐसा टेस्ट है ऑप्शन ई AST। टोपोनिन तो करवाना जरूरी था, टोपोनिन आई, टोपोनिन टी, टॉप टी अपन करवाते हैं MI में, ये तो ज़रूरी है। CPK-MB ये भी ज़रूरी है, और मायोग्लोबिन तो ज़रूरी है ही है ना। मायोग्लोबिन वैसे अपन बर्न वाले पेशेंट में भी करवाते हैं, जो इंक्रीज होता है, ट्रॉमा वाले पेशेंट में भी करवाते हैं मायोग्लोबिन, लेकिन टोपोनिन है, CPK-MB, मायोग्लोबिन, ये तीनों जो है ना, तीनों तो अपन करवाते हैं। लेकिन AST इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा है, लिस्ट बी लिस्ट, मतलब जो नहीं करवाते तो भी चलेगा, तो AST आंसर होगा, है ना। चलिए अपन आगे, द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच लैब टेस्ट शुड बी इवॉल्यूट वाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है। रिसीविंग TPN, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनेट, ब्लड ग्लूकोज, WBC काउंट। एक पेशेंट है, अब TPN क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है एक मेथड है
अगर कोई पेशेंट फीडिंग नहीं ले पा रहा है बाय माउथ, तो उसको बाईपास जीआई ट्रैक में बाय आईवी इंट्रावेनस अपने फ्लूइड देते हैं। इंट्रावेनस उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो थेरेपी, टीपीएन जो थेरेपी कह सकते हो आप, वो देते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी आता है, अमीनो एसिड भी आता है और बहुत तरह न्यूट्रिएंट्स है वो आते हैं। और बॉडी को जो नीडफुली जो है वो आईवी के थ्रू देते हैं अपन। तो उसमें अपन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा आता है टीपीएन में, है ना। ग्लूकोज भी आता है तो ब्लड शुगर कई बार बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ये चीज़ इसमें मेंशन करनी होती है अपन को, है ना। चलिए आगे। द क्लाइंट विथ cirrhosis of liver is receiving lactulose. The nurse is aware that the rationale for the order for lactulose is to lower the blood glucose level, to lower the uric acid level, to lower the ammonia level, to lower the creatinine level. अब इसमें देखते हैं अपन कि द क्लाइंट इज विथ लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, रिसीविंग लैक्टुलोज, उसको पेशेंट को दे रहे अपन, तो नर्स इज अवेयर दैट द रेशनल फॉर द ऑर्डर फॉर लैक्टुलोज। तो नर्स को ये समझना चाहिए उसको लैक्टुलोज क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, लिवर ऑफ सिरोसिस वाले पेशेंट में, तो क्यों दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो 72 में सी, 72 में लोअर द अमोनिया लेवल, अमोनिया लेवल कम करने के लिए अपन लैक्टुलोज देते हैं लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। अब 73 वाले पेशेंट में क्या है, द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। इफ द डायलिसेट रिटर्न क्लाउडी द नर्स, तो नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, मतलब एब्डोमिनल जो कैविटी है, पेरिटोनियल जो कैविटी है उससे डायलिसिस चल रहा है। तो अगर क्लाउडी आ रहा है, मतलब जो डायलिसिस का जो फ्लूइड बाहर की तरफ साइड में आ रहा है वो क्लाउडी आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधला वाइट टीस आ रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब, स्ट्रेन द यूरिन, ऑब्टेनिक WBC। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा अपना, इसमें राइट आंसर रहेगा बी, सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब। क्यों क्यों रहेगा, क्योंकि क्लाउडी आ रहा तो उसका मतलब उसमें वाइट वो क्या कहते हैं WBC, ये क्लाउडी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा था, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, पस सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ सकती है उसमें, तो वो करवाते हैं। हो सके ऑप्टेन या अपन CBC भी करवाते हैं फिजिशियन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन CBC में भी इन्फेक्शन तो आ ही जाता है, लेकिन अपन मेन उसको जो ब्लड में नहीं करवा के एक बार पेरिटोनियल का जो फ्लूइड है उसका अपन सैंपल के लिए भेजते हैं, है ना। The nurse is observing a graduate nurse as she assesses the central venous pressure. Which observation would indicate that the graduate needs further teaching? अब देखो इसमें समझने वाली बात है, ये नर्स इज ऑब्जर्विंग एक ग्रेजुएट नर्स, मतलब एक नर्स है जो अपने सीनियर जो नर्स है उसको ऑब्जर्व कर रही है। सी एस एस ए सेंट्रल वेनस, एक पेशेंट जो CVP मेजर कर रही है, मतलब वो ग्रेजुएट नर्स, सीनियर जो नर्स है CVP मेजर कर रही है, और ऑब्जर्व कौन कर रही है, जूनियर नर्स। तो विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट द ग्रेजुएट नर्स नीड फर्दर टीचिंग, तो मतलब ऐसा कौन सा इसमें वो काम कर रही है चारों में से, जिससे उसको जूनियर नर्स को लगा भी नहीं यार इसको सीनियर नर्स को थोड़ा और इसके बारे में नॉलेज नहीं, थोड़ा पढ़ना चाहिए, नीड फॉर फर्दर टीचिंग, और थोड़ा समझना चाहिए। तो समझने वाली बात ये है, तो द ग्रेजुएट प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपेन पोजिशन टू रीड द मैनोमीटर, द ग्रेजुएट टर्न द स्टॉप cock of to the position from the IV fluid to the client. The graduate instruct the client to perform the Valsalva manual during the CVP reading, या the graduate note the level at the top of meniscus। अब इसमें समझने वाली बात ये है, अगर कोई पेशेंट है, अपन राइट आंसर इसमें क्या रहेंगे, अपन इसमें राइट आंसर रहेगी अपन आंसर सी। सो सी इज राइट आंसर। अब क्यों रहेगा, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है और वो वल्सरवल्ला मैनूर करता है पेशेंट, और वो कोई मतलब नर्सिंग स्टाफ को बोल रहे हैं कि भाई कि आप वल्सरवल्ला में मैनूर जो करो, मतलब फोर्सफुली जो है ब्रीदिंग करो होल्ड करके, तो उसमें CVP रीडिंग जो है हमेशा पॉजिटिव फॉल्स आएगी, है ना, वो कभी भी सही रीडिंग नहीं आएगी।
तो बाकी जो तीनों हैं वो तो कर सकते हैं, वो तो करना ही है उसको, वो तो करना ही है। मतलब उसको सुपाइन पोजीशन देना है। जब पेशेंट का मैनोमीटर जैसे सीवीपी रीड करे तो सुपाइन पोजीशन तो उसको देना ही देना है ना। और स्टॉप कॉक है, मतलब वो बिल्कुल ही वो जीरो लेवल पे लाते हैं तब ऑफ पोजीशन फ्रॉम द आई फ्लूइड द क्लाइंट, तो ये तो करना ही है। पहले जीरो पोजीशन ब्लंट, वो एक जो सीवीपी का जो मॉनिटर का आता है कि उसको तो बंद करना ही करना है। और ये अपने ग्रेजुएट नोट द लेवल ऑफ टॉप मेनिस्कस, ये भी करना ही करना है। 76 विच क्लाइंट कैन बेस्ट बी असाइंड टू द न्यूली लाइसेंस्ड नर्स। मतलब न्यूली लाइसेंस्ड नर्स से मतलब ये है कि नया नया नर्स उसका जॉब लगा है, तो उसको असाइन के लिए सबसे बेस्ट बी असाइन टू बी न्यूली। मतलब ये 4 तरह के पेशेंट है। एक कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, एक पोस्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी करवाई हुई एक पेशेंट की, और एक पेशेंट है द क्लाइंट विथ TURP, है ना। TURP मतलब ट्रांस यूरिथ्रल पोस्टेक्टोमी, है ना। तो ये है द क्लाइंट विल डायबिटिकुलोसाइट। मतलब ये 4 तरह के पेशेंट की सिचुएशन दे दी गई। एक पेशेंट जो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, एक पेशेंट जो पोस्ट कोरोनरी बाईपास का है, एक पेशेंट जो TURP है, और एक पेशेंट डायबिटिकुलाइटिस है। तो नर्स को इन चारों में से ऐसा कौन सा पेशेंट वो उसको असाइन करने के लिए दे सकते हैं। सीनियर नर्स उसको कह सकती है जूनियर को कि जाओ उसको असेस कर लो आप। तो चारों में से जो पेशेंट हैं, इसमें आंसर क्या रहेगा कि आंसर जो डी है वो राइट आंसर है ना। आंसर डी इज राइट आंसर। डायबिटिकुलाइटिस वाले पेशेंट को सीनियर नर्स कह सकती है भाई आप उसको असेस कर लो पहले। क्यों कि जो जैसे क्लाइंट रिसीविंग विद कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए। पोस्ट कोरोनरी बाईपास के लिए भी बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए। और द क्लाइंट विद TURP, है ना, इसके लिए भी एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, क्योंकि TURP में भी ब्लीड वगैरह हो रहा हो तो पता नहीं चलेगा। तो डायबिटिकुलाइटिस में ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर उसका हो रहा है तो उस पेशेंट को कह सकते हैं, कोई रिस्क वाला पेशेंट नहीं है, क्या उसको है ना आप देख लो आके, है ना। चलिए अपन आगे, चलो 77 द नर्स हैज़ एन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राथिकली। द नर्स इज अवेयर दैट द मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच मेथड, इंट्रावेनियसली, रेक्टली, इंट्रामस्कुलर, या इनटू द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब नर्स हैज़ एन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राथेकली। मतलब मैं नर्स को ऑर्डर दिया गया भी इंट्राथेकली इंजेक्शन देना है उसको, तो नर्स क्या समझेगी कि मेडिकेशन किस तरीके से देना है। इंट्रावेनियसली तो कोई मतलब नहीं है, तो IV हो गया। रेक्टली, अगर कोई रेक्टली से मेडिसिन देगा तो वो सपोजिटरी हो गया। इंट्रामस्कुलर तो IM हो गया। तो लास्ट कौन सा है, इंट्राथेकली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंट्राथेकली इंजेक्शन क्या होता है कि स्पाइनल कैनाल है, आप एक तरह से स्पाइनल कैनाल कह दो, आप एक तरह से सब एरेक्नोइड स्पेस कह दो, है ना। तो वहाँ पे जो इंजेक्शन देते हैं अपन, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाता है वो, तो उसको कहते हैं अपन इंट्राथेकली, है ना। और ये जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, है ना, पेन मैनेजमेंट हो गया, तो इसमें अपन इंट्राथेकली इंजेक्शन देते हैं, ये वाला। चलिए आगे, A client with pancreatitis has been transferred to the intensive care unit. Which order would the nurse anticipate? मतलब क्या आशा रखती है, एंटिसिपेट मीन्स आशा रखना, कि भाई पेशेंट पेनक्राइटिस से पेशेंट है पेनक्राइटिस, तो ट्रांसफ़र हुआ है भाई टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब ICU में चला गया वो वार्ड से। तो नर्स को क्या लगेगा भाई ये पेशेंट पेनक्राइटिस का आया, तो ये किस तरीके से ये रखता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट से चेक करने के लिए पेशेंट आया वहाँ, या इंसिजन ऑफ लेविन ट्यूब लगाने के लिए आया, या कार्डियक मॉनिटरिंग होगा उसका वहाँ, या ड्रेसिंग चेंज 2 टाइम पर डे, मतलब दिन में 2 बार उसकी ड्रेसिंग होगी। तो सिंपल सी बात है कि लेविन ट्यूब है अपन ये लगाते हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा, इंसिजन लेविन ट्यूब। क्यों, क्योंकि पेशेंट है ना वो क्या कहते हैं नोज़िया वॉमिटिंग कंटिन्यू करते रहता है पेनक्राइटिस वाला पेशेंट, तो उसमें क्या है कि स्टोमक जो है वो डीकम्प्रेस करता है अपन,
डिकम्प्रेस करते हैं उसको, तो अपन लेविन ट्यूब है वो यूज करते हैं ना, बाई नोज से लेविन ट्यूब जाती है स्टमक और ड्यूडेनम तक भी कई बार जाती है। तो उससे क्या है कि वो डिकम्प्रेस हो जाता है, और डिकम्प्रेस होने की वजह से उसको जो बाउल को रेस्ट भी मिल जाता है और ये नोज़ वॉमिटिंग भी नहीं होता पेशेंट को। चले आगे। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू ए क्लाइंट विथ ए कप। मतलब नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट बता रहा है इसमें, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट याद रखने, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर ऑफ क्लाइंट। अब से उसको कप हो रहा है, कप होने के लिए वो अगर वो पेशेंट किसी को कप ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब खांसी ज़्यादा हो रही है उसको, तो पेशेंट के पास वो क्या पहन के जाएगी नर्स, मास्क, गाउन, ग्लोव्स या शू कवर। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, अपना राइट आंसर रहेगा इसमें मास्क, है ना। गाउन पहनना ज़रूरी नहीं है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, ग्लोव्स भी कोई ज़रूरी नहीं है, टच नहीं होगा तो भी, मतलब ग्लोव्स तो जहाँ कहीं टच ज़्यादा कर रहे हैं, अपना एसेप्टिक टेक्निक हो रही है वहाँ पे काम की चीज़ है। और शू कवरेज से कोई मीनिंग नहीं है, वो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग पहनते हैं, लेकिन मास्क यहाँ पहनना ज़रूरी है। आपने गाउन पहन लिया, ग्लोव्स पहन लिया, शू कवर पहन लिया, अगर मास्क नहीं पहना तो आप काम नहीं आएगी, है ना। इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं दूसरा तो चलेगा खांसी वाले कफ वाले पेशेंट में, है ना, याद रखना है। लास्ट वन क्वेश्चन, द नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री ऑफ एन 80 years old client, which statement made by the client might indicate the potential for fluid and electrolyte imbalance। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा, जो 80 साल के बाबा जी है, तो इनमें से ऐसा कौन सा जो हिस्ट्री है वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड का जो इम्बेलेंस हो सकता है पेशेंट में, ना, कौन सा स्टेटमेंट है बाई पेशेंट के द्वारा। तो ए में है माई स्किन इज़ ऑलवेज सो ड्राई, या बी आई ऑफन यूज लैक्सेटिव, या आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ आइस टी, या आई समटाइम्स हैव ए प्रॉब्लम विद डबलिंग यूरिन। अब इसमें सोचने वाली बात है, अगर पेशेंट लैक्सेटिव यूज कर रहा है, आई ऑफन ए यूज ऑफ, ये राइट आंसर बी। अगर पेशेंट लैक्सेटिव यूज़ कर रहा है तो याद रखना कैन बी लीड टू डायरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। मतलब वो तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो उतना लॉस, पोटेशियम, सोडियम, ये है, ये कम से कम हो सकता है बॉडी में। और जो डायरिया भी उसको, क्योंकि वो कंटिन्यू का डायरिया रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस रहेगा, फ्लूइड तो वैसे भी इम्बेलेंस रहेगा। तो इसलिए, क्योंकि ड्राई स्किन तो मौसम में भी रह सकता है, या वो यूज नहीं कर रहा है तो ड्राई स्किन तो हो सकती है ना। आइस टी से कोई मतलब नहीं है सी में, और डी से भी कोई मतलब नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे 5th सेशन भी करेंगे अपन को जब टाइम मिलेगा तब। तो बीच बीच में देखते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप कैसा भी, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दो, कितना भी छोटा एग्ज़ाम दो, आपका सिलेक्शन श्योर है। पाली नर्सिंग केयर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप रिक्वेस्ट आपसे कि आप शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ही मैं मोटिवेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट होगा, और आपके लिए अच्छी से अच्छी मैं क्लास दे पाऊँगा आपको, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने सभी क्लास दी। और मैं आने वाले दिनों में एम्स के वो पेपर भी करवाने वाला हूँ आपको, है ना। जो भी एम्स है, नॉर सेट है, जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व करवाऊँगा आगे आगे। फिलहाल ये अपन यहीं इसको क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।